हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 2024 बोर्ड का पेपर देने वाले हो, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी हिंदी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के लिए बस मात्र ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास है। इस वीडियो से सिर्फ आप पास हो सकते हो, पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर ला सकते हो पूरा का पूरा। 70 में मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 65 नंबर आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लिया है। कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, साथ ही साथ गद्यांश बताने वाला हूं, महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं, और संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं, और निबंध जो 7 नंबर के आने वाले हैं उसको बताने वाला हूं, और 4 नंबर के पत्र लेखन बताने वाला हूं। आप समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे, और 5-5 नंबर 10 नंबर के गद्यांश पद्यांश क्लियर हो जाएंगे यहां से। ठीक है, और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश 10 नंबर के यहां से क्लियर हो जाएंगे, निबंध 7 नंबर का क्लियर हो जाएगा, और 4 नंबर के यहाँ पे तो 40 और यहाँ पे 50, 51 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मात्र इस वीडियो से आप लोगों का पूरा क्लियर होने वाला है। 51 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर स्कूल से अगर हम बात करें तो 80-81 नंबर तो बस मात्र इस वीडियो से आ गया आप लोगों का। तो वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखो। 4 कथन दिया हुआ है, इन चारों कथन में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा कुछ समय नहीं गवाऊंगा, इस ऑप्शन डी पे क्लिक कर देना, क्योंकि अजंता के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर जो है भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, यह कथन सही है, ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न जो है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। निबंध विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूरा का पूरा तैयार कर लो आप। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रश्न की तरफ कि चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह है किनका, रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखो, गबन उपन्यास है, तो गबन किनका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र जी दिख रहे हैं कहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। पांचवे का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकाशद्वीप और ममता कृति है, तो आकाशद्वीप और ममता कृति कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। दोनों कृतियां किनकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न देखो क्या है कि कलम के सिपाही की रचना किसने की, तो कलम की सिपाही की रचना किसने किया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना, अमृत राय। कौन, अमृत राय ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखो, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मतलब इन चारों में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर है मर्यादा और हंस। ये दोनों पत्रिकाएं किनकी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखो 9 प्रश्न क्या है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। इन चारों ऑप्शन में से छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे देखोगे प्रश्न नंबर 10वां क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। इन चारों ऑप्शन में से गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे प्रश्न नंबर 12, तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है किनकी उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। वहीं आगे बढ़ेंगे 13वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है, तो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है, 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो मेरी अपनी आत्मकथा मेरे प्यारे बच्चों किस विधा की, आत्मकथा विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न देखेंगे कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 16वां प्रश्न देखेंगे, ठूठा आम किसकी रचना है, तो ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की।
और ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठूठा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 17वां। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ेंगे, 18वां प्रश्न, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी है, इसमें भी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, 19वां प्रश्न जो है, नीट का निर्माण किसकी रचना है? तो नीट का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना। 20वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठा सच किस विधा की रचनाकार है? तो झूठा सच किस विधा की रचनाकार? उपन्यास विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करें, 22वां प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय जी हैं, और कौन? ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए 4 कथन दिया हुआ है, इन्हीं में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव मेरे बच्चों हास होता है। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वही 27 प्रश्न है, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में द्वंद्व समास है, और क्या? जब भी योजक चिन्ह वाला आ जाए, राजा योजक चिन्ह रानी, कौन सा समास है? हमेशा द्वंद्व समास होगा, ए वाला ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 30वां, अग्नि का परिवाची शब्द है। तो अग्नि का परिवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों क्या है इन 4 ऑप्शन में से? अनल है कि पावक है? ऑप्शन सी आग है कि उपयुक्त सभी? तो अनल आपका पहला ऑप्शन क्या था? अनल, दूसरा पावक था, तीसरा आग। ये तीनों जो है अग्नि के प्रवाची शब्द हैं, इसलिए उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। 31वां प्रश्न, स्वागतम का संधि विग्रह होगा। अगर स्वागतम का संधि विग्रह कर दे मेरे प्यारे, क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सुधन आगतम हो जाएगा राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन। आगे बात करें 32वां, फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति और एक वचन के रूप होगा। तो अगर फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी पे जाइए, फलाय होगा। क्या होगा? फलाय। इसके बाद नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो नदाम में मेरे प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 34, फलेसु किस विभक्ति और वचन का रूप है? फलेसु, तो फलेसु भी सप्तमी विभक्ति और क्या है? बहुवचन का रूप है, बी वाला ऑप्शन। और 35 है कि अपठ किस लकार का रूप है? तो अपठ लट लकार का रूप है, ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। तो ये 35 मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण हम लोग क्या देखेंगे? गद्यांश। अब महत्वपूर्ण गद्यांश में पहला गद्यांश जो सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हर साल आता है, इस बार कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है, वो तो फिक्स रहता है हमेशा। क्या है? कुसंकज और सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और समृद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे 3 प्रश्न देता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 2-2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, 6 नंबर का आता है, 6 नंबर यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला है, प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो पाठ और लेखक का नाम देखते हैं, इसका सोल्यूशन। तो पहला देखो आंसर, उत्तर का अ। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब यह गद्यांश जो लिया गया है
वो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपका हो गया अ वाला आंसर, संदर्भ हमने लिख दिया। अब ब वाला आंसर देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया था कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्बुद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। यहाँ तक हमें उसका बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उसका ब वाला देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल ली आपने, लिखिए। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। बस ये उसका व्याख्या है। तीसरा प्रश्न क्या था? युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? तो उसका आंसर तुम यहाँ लिखोगे कि युवा पुरुष की संगति में उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। मतलब युवा पुरुष की जो बुरी संगति होगी उसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी प्रतिदिन, और यदि अच्छी होगी वही तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। बस ये पहला गद्यांश पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, जो कि सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही एग्जाम में आने वाले 100% गारंटी मेरी। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब इसके नीचे भी 3 प्रश्न दिए हैं 6 नंबर के लिए, 2, 2 और ये 2 नंबर के लिए। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए उसका आंसर यहाँ पे है, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तो ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ममता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस ये संदर्भ में हो गया। दूसरा था रेखांकित अंश की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया था मैंने अभी जस्ट पीछे दिखाया, वहां की व्याख्या करना है, ठीक है। लेकिन व्याख्या में देखो 2 रेखांकित अंश व्याख्या दिया है, यहां से लेकर यहां तक प्रथम रेखांकित अंश व्याख्या और यहां से लेकर यहां तक द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। एग्जाम में दोनों में से कोई दे सकता है, या ऊपर वाला दे सकता है या नीचे वाला दे सकता है, इसलिए दोनों बता रहा हूं। तो पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पहले इसका देखने वाले हैं। देखो मैंने लिखा भी है, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। बस ये प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब हम लोग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे यहां से कि फेर दीजिए पिताजी, मैं क्या आप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसका अब हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है विपत्ति का क्या होता है? साधक होता है। बस ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो गया। एक प्रश्न और पूछा था मेरे प्यार बच्चों, ये वाला कि स वाला में 2 प्रश्न है। पहला कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। तो स का पहला देखो यहाँ पे, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के जो हैं ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। अब वही स में एक और प्रश्न दूसरा है, दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में देगा कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो उसका आंसर यहाँ पे है कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मियों शेरशाह से घूस के रूप में लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो दोनों में से एक ही आएगा एग्जाम में, दोनों बता दिया कि दोनों तैयार आएगा, दोनों में से कोई आएगा, कर लेना, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो वो तो महत्वपूर्ण गद्यांश था। अब ये महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आएंगे, ठीक है। जैसे वो 6 मार्क्स का आता है इसी तरह ये भी 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला जो है, जो सबसे इंपोर्टेंट है, उद्दो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरोधे ईस, इंद्र शिथिल भई केसो बिनु जो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जेवी कोटि बरीस।
तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के ईश, सुर हमारे नंद नंद नंदन बिनु सौर नहीं जगदीश। ठीक है, यहां तक है मेरे प्यारो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद्यांश मेरे प्यारो जो। दो प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब हिंदी में व्याख्या करना है। और एक है कि उद्धव जी मथुरा के से गोकुल क्यों आए, तो ये 2 नंबर के लिए और ये 4 नंबर के लिए है। ठीक है, चलो पहला हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे इसका कि है पद। ठीक है, जो ये पद है श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। वहीं अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने की गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती और अपनी मनोवस्था को उद्धव से समक्ष व्यक्त करती हैं। यह आप प्रसंग में लिखोगे। अब इसका व्याख्या लिखोगे मेरे प्यारों छो, ये जो आपको गद्यांश दिख रहा है, अब इसका व्याख्या लिखोगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई हैं और हम श्री कृष्ण के बिना मृतव्रत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी ये श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिज्ञ मित्र हो, अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विधा और मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं, हम तो उन्हीं के परम उपासिका है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और था कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। 2 नंबर के लिए उसको भी देख लो। तो उत्तर लिखो, उद्धव जी गोपियों के योग मतलब मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। बस 2 नंबर मिल गया आपको। अब दूसरा पद्यांश जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि सुनी सुंदर बैन सुधारा सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन है सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोवे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बेगसी मनु मंजुल कंजे कली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है। इसके नीचे प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। 4 नंबर के लिए अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, ये उसका क्या अनुरूप है, 2 नंबर के लिए। सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे। यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, अवतरित है। अब यहाँ पे प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। चलिए अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। ठीक है, व्याख्या क्या है। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी अपने मनोभाव को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह सब कुछ समझा दिया कि ये मेरे क्या हैं, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाएक टक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल को सुंदर कलियां जो है बिल्कुल खिल गई हो। और देखो एक प्रश्न था अनुराग तड़ा का अर्थ। तो अनुराग तड़ा का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तब संस्कृत का गद्यांश देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला नोट कर लो। हर साल तो यही आता है, इसमें क्या है, हर साल देखता हूं कि यही आता है, हर साल।
ठीक है, इयम नगरी विद्यावार्तम संग्रह मस्त वाला। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक है। सबसे पहले इसका में हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलो पहले इसको देख लो, ध्यान से नोट कर लो। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अस्थिति के विषय में बताया गया है। अब उसका अनुवाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अनुवाद में लिखेंगे कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत दूसरे महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और यह दूसरा, अगर वो नहीं आएगा तो ये आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या तो वो नहीं देगा तो ये देगा, यही दोनों, किसी साल ये देता है तो किसी साल वो देता है, बस ये दोनों बस देते हैं चेंज करके। तो इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रसंग का, तो प्रसंग में लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश में जो हमारी संस्कृति है उनको कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। ठीक है, अब यही है। अब इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो हिंदी में अनुवाद लिखो, यह कर्म में संलग्न रहने वाले कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, और यह इसकी घोषणा है कि पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। बस ये हिंदी में अनुवाद। अब आ गया ये महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश। अभी तो गद्यांश देखा, पद्यांश जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के, 5 मार्क्स के आते हैं। चलो उसको देख लो। यह पहला वाला जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, जो हर साल आते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत का पद्यांश वाला नोट कर लो। अब इसका हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे, जो संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, अनुवाद देखेंगे, 5 नंबर ले जाएंगे। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसका हम अनुवाद देखेंगे। पहले इसको एक बार देख लो। अब इसका हम लोग अनुवाद देखने वाले हैं। अनुवाद इसका कैसे होगा कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल चिक्ष बनाने वाली क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, और तृण अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। बस 5 नंबर हो गया। वो तो पहला था और ये दूसरा है। अगर वो नहीं देगा तो ये देगा, दोनों में से कोई एक ही देता है, इसलिए दोनों बता दिया मैं। देखो ये वाला है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति। सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब कौन चैप्टर से, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की वही अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो मानव जीवन का जो संवारना, मानव जीवन को संवारना मतलब दुसादी को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वो हमारी संस्कृति। बस हो गया 5 नंबर। आप देखिए महत्वपूर्ण श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों। बंधम मरणो वापी जय वापी पराजय उभयत्र सम वीरो वीर भाव ही वीरता। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, एक और मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लो 2 बता दिया, दोनों में से कोई एक कर लेना, आपके एग्जाम में श्लोक आता है। अब आगे देखिए पत्र लेखन, इसके बाद निबंध देखेंगे। पत्र लेखन में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको पत्र लेखन बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये पत्र लेखन तैयार कर लेते हो तो ये पत्र लेखन आएगा, आप
आराम से कर सकते हो कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में बहुत मतलब गंदगी होने के कारण डेंगू और मलेरिया फैल गया है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। उनको रोकने के लिए दैनिक पत्र संपादक को हम लोग पत्र लिखेंगे कैसे? चलिए देखिए, सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रधान स्वच्छ मेरठ जागृति बिहार, ठीक है, मेरठ इतना, ठीक है। अपना एड्रेस पूरा लिखिए कि आप कौन हैं, किस डेट को आप लिख रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे नीचे छोड़िए, जिनको लिख रहे हैं श्रीमान संपादक महतो दैनिक जागरण को लिख रहे हैं, मोहकपुर दिल्ली रोड उनका एड्रेस है, मेरठ पिन कोड उनका यह है। यहाँ पे लिखने के बाद नीचे आप विषय की हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं और तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा संबंध में हम लोग ये पत्र लेखन लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से महोदय कामा लगाने के बाद अपना जो भी कारण है यहाँ पे व्यक्त करेंगे आप। ये आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना कासमपुर तारापुरी ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवाड़ी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम निम्न आय वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग रहते हैं और यह चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहे हैं। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पानी भर गया है तथा इनके पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है। पानी के इस बहाव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खेद का विषय यह है कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराए जाने पर भी उनकी ओर से इस समस्या का समाधान के लिए गंभीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रशासन की उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पद अधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्या का अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बस पूरी की पूरी समस्या हमने लिख दिया यहाँ पे अपना डेट लिखना है, किस डेट को, फिर धन्यवाद उनको बोलना है, फिर भवदीय में जो आप लिख रहे हैं राकेश शुक्ला अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है। बस हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों निबंध आइए। निबंध आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर के आएगा। मैं वो निबंध बता रहा हूँ जो सबसे कॉमन है, जो हर साल आता है। 5 निबंध देगा, 5 में से एक ही निबंध करना होता है। उस 5 में से ये वाला जरूर आपको देखने को मिलेगा, विज्ञान वरदान अभिशाप या चमत्कार, जरूर देखने को मिलेगा और यही आपको करना है, हर साल आता है। सबसे पहले निबंध में मेरे प्यारे जो पहली जो हेडिंग होती है वो प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में आपको लिखना है कि आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है इससे, विज्ञान से। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की पूरी मतलब आकाश की दूरी नापने हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक और तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वही दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप भी है। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी विज्ञान वरदान के रूप में। लिखेंगे कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञान ने जहां सुई का आविष्कार किया तो वही तलवार का भी। ऐसे में यदि हम विज्ञान के लाभों को देखते हुए कुछ प्रमुख लाभ बता रहे हैं, कौन कौन से। पहला जो है मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान क्या है कि मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान सचमुच वरदान सिद्ध हुई है। इसने हमारे लिए विभिन्न मनोरंजन के साधकों का उपलब्ध कराया। इस दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न चैनलों से हमारे मनचाहे कार्यक्रम को देखकर पूरा मनोरंजन कर सकते हैं। चलचित्र, वीडियो गेम, फोटो कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीडियो कैसेट आदि विज्ञान की देन है, जो मनोरंजन के क्या है, साधक हैं। आगे बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान। तो विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। इसने विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा करके हमारे जीवन को बड़ा ही सुखमय बनाने का अवसर प्रदान किए हैं। एक्सरे द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म रोगों को देखकर बड़ी आसानी से
उनको ठीक किया जाता है। और आज के विज्ञान में ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, क्षय रोग, टीबी, टेटनस आदि प्राण घातक असाध्य रोगों को भी साध्य बनाकर हमारे जीवन को पूर्णतः स्वस्थ रखने में योगदान प्रदान किए हैं। इसके बाद है यातायात के क्षेत्र में, जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अद्भुत देन है। मालवाहक साधक भी विज्ञान ने एक से अधिक बढ़कर प्रदान किए हैं। ट्रक, मालगाड़ी, टेम्पो, हवाई जहाज प्रमुख मालवाहक साधन है। इसके बाद कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या योगदान निभाया है? तो उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों, सभी वस्तुओं का निर्माण बहुत तीव्र गति से कर रही हैं। लाखों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। वहीं बड़े बड़े उद्योगों का चालन इन विशालकाय मशीनों के बल पर ही संभव हुआ है। इसके बाद अगली हेडिंग है विज्ञान के अभिशाप के रूप में। तो विज्ञान के अभिशाप के रूप में हेडिंग डाल के लिखो कि जहां एक और विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज मानवीय श्रम की जगह यंत्रों ने ली है, जिससे समाज में बेकारी की समस्या खड़ी हो गई है। इतने ही नहीं, वह विज्ञान की ताकत का ही प्रभाव था कि हिरोशिमा और नासासाकी और नामोनिशान तक मिट गया है। जहां हुए परमाणु बम के हमले से सब खत्म हो गया। इतना ही नहीं, विज्ञान के अधिकतर उपयोग से शत्रु देश स्वयं को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। साथ ही आने वाले समय में रोबोट के इस्तेमाल से मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि यदि मशीन का उपयोग गलत हाथों में पहुंच जाए तो वह घातक सिद्ध हो सकता है। अब लास्ट हेडिंग आप लिखोगे उपसंहार। और उपसंहार लास्ट हेडिंग होता ही है, आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। भविष्य में भविष्य में भी यह वरदान सिद्ध हो रहे हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके कल्याणकारी पक्ष को ही अपने जीवन में उतारते चले, जहां हम इसके लिए विनाशकारी और विध्वंस रूप से लापरवाह और अनजान होंगे, तो विज्ञान हमें विनाश की ओर ढकेल देगा और अभिशाप सिद्ध होगा। अब पूरा का पूरा कंप्लीट मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा 85 नंबर आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों को। लो भाई, हिंदी में 85 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया आप लोगों का। ठीक है, कोई फेल नहीं कर सकता आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इन सारे क्वेश्चनों को तैयार करके ही आप एग्जाम में पहुंचिएगा और बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे आप। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।